तो पावर ब्रेकफास्ट में इस वक्त की बिग ब्रेकिंग एक बार फिर से रूस यूक्रेन के युद्ध से ही निकल कर आ रही है। जी हाँ, यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट्स में से गिना जाता है, वहां पर हमला हुआ है रशियन ट्रूप्स की तरफ से और बताया जा रहा है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई है। तो इस वक्त की सुबह सुबह की बिग ब्रेकिंग इसी पृष्ठभूमि से आती हुई पुतिन ने हमले रोकने से इनकार किया है। लगातार ये युद्ध अब अपने 9वें दिन पर पहुंच चुका है और ये बड़ा डेवलपमेंट हमने देखा है। अलग अलग सिटीज यूक्रेन में हम देख रहे हैं, रशिया के कब्जे में तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट निकल कर आया है कि यूरोप का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि यूक्रेन में स्थित है, वहां पर हमला हुआ है, आग लगी। और यही कारण है कि हमने देखा है कि ग्लोबल मार्केट से भी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि भगदड़ वाले संकेत निकल के आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 16,200 के नीचे फिसल गया है। 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिली है। जापानीज मार्केट की बात करें, निक्के की 700 अंकों से ज्यादा ये भी लुढ़क गया है। इनफैक्ट डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो लाल निशान में ये भी रंगे हुए हैं। डीप रेड आप कह सकते हैं कि यहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इस समय डाउ फ्यूचर्स तकरीबन 300 अंक नीचे है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स की अगर बात करें 185 अंकों की गिरावट यहां पर भी नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ हमने इस बुलेटिन की शुरुआत की है। रूस यूक्रेन मामले पर अपडेट और इसका बाजार पर क्या होगा असर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हैं, मेरी टीम जुड़ी है, उनसे आपका परिचय करा दें। मेरे सहयोगी दीपांशु भंडारी है मेरे साथ, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी जुड़ चुके हैं, साथ ही मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा जी का भी साथ आज हमें मिलेगा। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। 9वां दिन है ये युद्ध का और अभी अभी हमने देखा बिग ब्रेकिंग यूक्रेन से निकल कर आ रही है। जरा बताइए और क्या डिटेल है आपके पास इस युद्ध को लेकर? एब्सोल्युटली। सो 2 दिनों से इस एरिया को, जिस शहर में है ये पावर प्लांट, एनहरहोडार करके शहर है, उसके पास ये पावर प्लांट है, 2 दिनों से रूस की आर्मी इसको घेर रही थी, इस पर एडवांस कर रही थी और अब इन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया है। तो वहाँ से अगर आप सीसीटीवी विजुअल्स देखें, लाइव जो व्यूज़ वहाँ से आ रहे हैं, वो यही दिखा रही है कि पावर प्लांट पर इस समय गोलीबारी चल रही है। अब हम डराना नहीं चाहेंगे सारे व्यूअर्स को, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे आप बता रही थी, यूक्रेन का ही नहीं बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा पावर प्लांट है ये न्यूक्लियर पावर की अगर बात करें तो डेफिनेटली डर लगता है जब ऐसी खबरें आएं। बट ये पावर प्लांट्स काफ़ी बड़े होते हैं, कई एरियाज में तो 100-100 एकड़ के पावर प्लांट होते हैं। तो कहाँ पर एग्जैक्टली आग लगी है, क्या मेन बिल्डिंग में आग लगी है या नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितने सेफ हैं, अभी ये नहीं मालूम। बट डर का माहौल इस पर डेफिनेटली आता है अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की बात करें। हालांकि सभी पावर प्लांट्स में इन सब चीज़ों के लिए फेल सेफ्स होते हैं, तो आशा यही करते हैं कि एटलीस्ट जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो इस समय सेफ होंगे। बट खबरें कुछ ऐसे भी आ रही हैं कि जो मेन बिल्डिंग है उस पर ऑलरेडी रूसी सैनिकों ने हमला कर लिया है, जहां पर आग लगी है, फायर फाइटर्स को जाने नहीं दिया जा रहा है, उन पर भी गोलीबारी हो रही है। तो फिलहाल चिंता की बात ज़रूर है और ये एक विषय है। 25% यूक्रेन की इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इसी पावर प्लांट से आती है, तो वो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है और इसलिए रूस की सेना यहाँ पर हमला कर रही है, क्योंकि अगर इसको कैप्चर कर लिया तो इफेक्टिवली आप यूक्रेन की 25% इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर सकते हैं। ईस्टर्न यूक्रेन में है, डॉनबास इलाके से ज्यादा दूर नहीं है, जहां पर ऑलरेडी रूस का काफी स्ट्रांग होल्ड बना हुआ है। तो देखना पड़ेगा ये सिचुएशन आगे कैसे डेवलप होती हुई दिखती है। रशिया यूक्रेन की बात करें तो कल फाइनली सेकेंड राउंड ऑफ बातचीत भी होती हुई दिखी, हालांकि वहां से कुछ हल नहीं निकला है, दोनों पक्षों के बीच में कोई भी सहमति नहीं बनी है। सीज फायर को लेकर भी कुछ वहां पर परिणाम नहीं आते हुए दिखा है। तीसरी दौर की बात होगी ये उन्होंने जरूर कहा है, तो एटलीस्ट एक पॉजिटिव निकला है कि ये थर्ड राउंड के लिए भी तैयार हैं, बट अदरवाइज टॉक से कुछ ज्यादा निकल कर नहीं आया है। एक बात है कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, तो ताकि मेडिकल सप्लाई और एसेंशियल सप्लाईज लोगों तक पहुंच सकें। व्लादिमीर पुतिन साहब और जेलेंस्की साहब, दोनों देशों के प्रेसिडेंट्स ने भी कल शाम बयान दिए। दोनों का तनावपूर्ण जो पक्ष है वो जारी है इस समय। तो फिलहाल कोई ऐसा हल नहीं निकला है और गोलीबारी तो चल ही रही है, बट डेफिनेटली एक सिचुएशन में कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो आज सुबह की खबर है वो डेफिनेटली एक नेगेटिव आती हुई हमें इस समय दिख रही है। ओके, तो नेगेटिव तो है, कोई अच्छी खबर तो नहीं है। तो जरा बताइए कि बीते सत्र में अमेरिकी बाजार तो डीप रेड बंद हुए हैं, बाकी मार्केट से किस प्रकार के संकेत रहे हैं और आज ऑफकोर्स हमारे
मार्केट्स के लिए कैसे क्यूज है? बिल्कुल, तो अब थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे 400 450 पॉइंट्स का कट डाउ फ्यूचर्स और एसजीएक्स निफ्टी दोनों में था। हल्की सी रिकवरी नीचे से आई है, एक पैनिक रिएक्शन जरूर दिया था जब खबर आई कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आग लगी है, बट अभी भी अगर देखें तो लगभग 300 पॉइंट्स नीचे डाउ फ्यूचर से 350 पॉइंट्स नीचे आपको एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है। तो नीचे से थोड़ी रिकवरी है, बट डेफिनेटली काफी वॉलेटिलिटी बाजार में इस समय बनी हुई है। बाकी के एशिया के बाजारों में भी आपको कमजोरी ही दिखेगी और वो इसी बात का इम्पैक्ट है कि स्थिति दोनों पक्षों के बीच में खराब हो रही है। कच्चे तेल की अगर आप बात करें नेहा, तो हमने देखा कि कल ऑलमोस्ट $120 तक पहुंच गया था, फिर कल शाम को बहुत तेज गिरावट भी आई, $110 तक फिसला, क्योंकि संकेत आ रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील जल्दी ही फाइनलाइज हो सकती है, ईरान पर सैंक्शंस हटाए जा सकते हैं और उसके बाद ईरान का सप्लाई मार्केट में आ जाएगा। तो थोड़ी आशा थी वहां से, पर देखिए आज सुबह फिर से क्योंकि ये वॉलेटिलिटी वापस बढ़ गई है, $114 पर ब्रेंट आ गया, तो 8-9 साल की ऊंचाई पर ब्रेंट दिख रहा है। WTI 10 साल की ऊंचाई पर कायम है। तो हल्की सी जो राहत कल शाम को कमोडिटीज में दिखी थी, आज सुबह उसका भी रिवर्सल आप होते हुए देख रहे हैं। यही नहीं, सोने में वापस खरीदारी आ गई है। $1950 पर सोना इस समय उछलकर आपको आते हुए दिखा है, लगभग 18 महीने की ऊंचाई पर यह भी ट्रेड कर रहा है। चांदी में भी हम एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल शाम उतार चढ़ाव के बीच एटलीस्ट अमेरिकी बाजार उतने वॉलेटाइल नहीं रहे। 500-600 पॉइंट्स की रेंज में डाउ पर कारोबार हुआ और 100 पॉइंट नीचे फिसला। नैस्डैक करीब 1.5% नीचे था। उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं था, बट ऑफकोर्स अब उसकी ज्यादा वैल्यू बचती नहीं है, क्योंकि आज सुबह की सिचुएशन काफी बदल चुकी है। आज यूएस का जॉब्स डेटा आने वाला है और फेड की बैठक 16 मार्च से पहले का आखिरी जॉब्स डेटा है। यहां से तो फेड को पूरा भरोसा है। वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट 4% के नीचे है, करीब 4.5 लाख जॉब्स जुड़ने का अनुमान है, तो कुछ वहां पर फर्क नहीं है। बॉन्ड यील्ड पर रखिएगा नजर, क्योंकि अभी ये वापस 1.75% के स्तर पर आ गई है। तो क्या इस वॉलेटिलिटी से वापस फेड के एक्शन में कुछ बदलाव हो सकता है? क्या बाजार ऐसा अनुमान लगा रहा है? ये हमें देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली आज सुबह की सिचुएशन ना तो मार्केट के लिहाज से और ना ही रशिया यूक्रेन के अपडेट के लिहाज से पॉजिटिव कुछ भी दिखा रही है। चलिए दीपांशु, शुक्रिया उस अपडेट के लिए, ऑफ कोर्स बताने के लिए कि मार्केट के लिए किस तरह का मूड मिजाज बनता हुआ अर्ली मॉर्निंग दिखाई दे रहा है। हम आगे बढ़ें इससे पहले देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो एक बार देख लेते हैं कि कैश स्पेस में तो कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से 6,645 करोड़ के पास की बिकवाली देखने को मिली। लेकिन इसके ठीक विपरीत थोड़े राहत की बात यह कह सकते हैं कि डीआईआईज इन्होंने 4,800 करोड़ के आसपास की खरीद की है। एफएनओ स्पेस में देखा जाए तो एफआईआईज की तरफ से तकरीबन 9,600 करोड़ के आसपास की खरीद का जो आंकड़ा है वो निकल कर आ रहा है। चलिए, तो जिस तरह के डरावने संकेत ग्लोबल मार्केट से निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में ट्रेड के लिए क्या रणनीति हो, उस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सुबह की तस्वीर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है सर, थोड़ी सी निचले स्तरों से रिकवरी दिखी है, लेकिन एक तो चिंता के साथ ही आप कह सकते हैं फ्राइडे की शुरुआत हुई। सर ट्रेडर्स निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सलाह तो वही है, उसमें कोई बदलाव है नहीं। देखिए, ट्रेडर्स के लिए लगातार हम यही कह रहे हैं कि ओवरनाइट पोजीशन भी कम रखें और दिन के दौरान की पोजीशन भी कम रखें। इन्वेस्टर्स को वही है कि बड़ी गिरावट का फायदा उठाकर टुकड़ों में निवेश करें। शायद एक दिन आज का वैसा हो सकता है, शुरुआती संकेत वैसे हैं, तो 2 से 3% की गिरावट अगर निफ्टी में आती है तो आपको थोड़ा पैसा 20%, 15 से 20% और आज डालना चाहिए। एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो 25% तक डाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो आप ले सकते हैं। अदरवाइज ट्रेडर्स के लिए तो अगर आप इतना नीचे खुलेगा तो न खरीदने लायक है, न शॉर्ट करने लायक है। और एक और चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है, खबरें चूंकि इस बात को लेकर डर आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो युद्ध है वो अब न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ जाए और वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक पुतिन जिस तरह से हमले तेज कर रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं कहीं कभी न कभी तो आपको नेटो और अमेरिका की तरफ से कुछ न कुछ रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। तो शायद ये चिंता है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, कभी भी कुछ भी खबरें दूसरी तरफ की भी आ सकती है। इन सब खबरों के बीच में अगर रशिया या यूक्रेन की तरफ से आ जाए कि नहीं ऐसा न्यूक्लियर वॉर जैसा नहीं है, कहीं कोई हल्का फुल्का हो गया, ऐसा हम कुछ नहीं करने जा रहे, तो मार्केट तुरंत रिकवर भी हो सकता है। तो ऐसे में आपके लिए दिन की ट्रेडिंग करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बाजार न डेटा पर ट्रेड कर रहा है, न टेक्निकल्स पर ट्रेड कर रहा है, कंप्लीटली न्यूज पर ट्रेड कर रहा है। और अगली न्यूज कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, अच्छी होगी या खराब होगी, इसका अंदाजा लगाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हाँ, जनरली आप कह सकते हैं कि अच्छी खबरों का अभाव है तो खराब खबरें आने की आशंका ज्यादा रहती है। ऐसे में उछाल में आप बिकवाली करके चल सकते हैं, वो एक स्ट्रेटेजी हो सकती है नया। लेकिन मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसा समय है, कुछ ऐसे दिन है जहाँ पर आप शांत बैठे आराम से देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ भी करने में आपके लिए लॉसेस लगने की संभावनाएं ज्यादा है।
तो ज्यादा बेहतर है कि स्टे अवे। जी ओके सर, सर आपने ये तो बता दिया कि स्टे अवे, लेकिन जरा बता दीजिए सर कि निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स हैं जिन्हें हम वॉच करके चल सकते हैं? देखिए, जो लेवल मैं सोच रहा था बेहद उसके करीब खुलने की तैयारी में है। आखिरी उम्मीद जो है वो 16,200 16,250 के आसपास की है। ये आज के लिए सपोर्ट रेंज का काम करेगा। फर्ज करें इसके नीचे खुले, वैसे मुझे लगता नहीं इसके नीचे खुलना चाहिए, लेकिन खुले तो 16,000 के आसपास हल्का फुल्का सपोर्ट है और उसके बाद सीधा आप 15,600 15,750 की रेंज में पहुंच जाते हैं। तो बड़ी रिस्क खुलती है 16,200 के नीचे की बाजार के लिए। लेकिन आज के लिए अभी मैं 16,200 16,250 देख रहा हूँ। ऊपर में 16,600 16,650 एक हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। देखते वहां तक पहुंचकर फिर क्या कुछ होता है। ये दो निफ्टी के लेवल जो है आपको ध्यान में रखने चाहिए। बैंक निफ्टी में मेरे पास जो लेवल है 33,900 34,000 का है। इसके नीचे का लेवल मैंने निकाला नहीं, मुझे लगा नहीं कि इसके नीचे के लेवल की जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि 1000 पॉइंट नीचे का जो मेरे पास लेवल है वो काफी होगा। लगभग 2.5-3% हो जाता है बैंक निफ्टी के लिए, वहां पर आप होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। और ऊपरी स्तरों पर अगर आप बैंक निफ्टी पर रिकवर होकर वापस ऊपर आते हैं तो 35,225 35,375 वो रेंज होगी जहां पर बैंक निफ्टी रुकने की कोशिश कर सकता है। सो बेसिकली आज आपको ध्यान में ये रखना है कि क्या निफ्टी 16,200 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है। देखिए, बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी अपने लोअर लेवल पर आ गया है। बैंक निफ्टी तो ब्रेकडाउन के संकेत दे रहा है, आज फिर से देगा ही। और जो फोकस है वो क्लियर है कि युद्ध वाली सिचुएशन में बैंक्स, ऑटो, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स ये कमजोर रहेंगे ही। और जो खरीदारी होनी है वो ऑयल एंड गैस से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं या फिर आपके मेटल्स हैं, इनमें खरीदारी होनी है। बाकी कहीं भी खरीदारी होनी नहीं है। तो इस लिहाज से अपनी पोजीशनिंग रखें। अगर आपको लॉन्ग ही करना है तो आप ये ध्यान में रखें कि लॉन्ग करने में आपके लिए स्टॉक्स वो होने चाहिए जो इस वक्त जिनको फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल आप कमोडिटीज ट्रेड करती हैं, लगभग कई सारी कमोडिटीज ऐसे जो 10, 12, 15 साल के हाईज पर चल रही है। तो कमोडिटी स्टॉक्स कम गिरेंगे या फिर बढ़ना होगा तो ये पहले बढ़ेंगे, ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। बैंक्स अभी भी सबसे ज्यादा खतरनाक है, वहां पर सावधानी रखने की जरूरत है। थैंक यू सर हैंड होल्डिंग के लिए। तो साफ तौर पर एक क्लियर गोल्डन एडवाइस इस तरह के तनावपूर्ण माहौल में अनिल जी की तरफ से यही निकल कर आई है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करें, जहां पर स्ट्रेंथ है जिन इंडाइसेस में उन्हें देखकर चले। कमोडिटी स्पेस में ज्यादा एक्शन है, स्ट्रेंथ है, उससे जुड़े जितने स्टॉक्स हैं और जितने इंडाइसेस हैं उन पर फोकस करके चले और जितनी अपनी पोजीशन हल्की रखें, दूर रहें, उतना आपके लिए बेहतर साबित होगा। चलिए, अनिल सर ने तो हमें मार्केट के लिए आज एडवाइस दे दी, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच में जो ये तनाव है 9वें दिन बढ़ चला है और दूसरे दौर की बातचीत में भी कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब ये तनाव और कितना बढ़ेगा या यहां से अब घटेगा, बाजार पर असर क्या होगा, इस पर बात करते हैं। मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा सर, गुड मॉर्निंग। सर बताइए, अब ये पीक आउट हो रहा है या अभी ये मामला गहराएगा, क्या करें हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स? जी नमस्ते। पहली बात तो अनिल जी ने जो एडवाइस दी है वो बहुत ही सटीक बैलेंस्ड व्यू है, उसी के हिसाब से चलें। मैं इन पे कमेंट करना चाहूंगा क्रूड के ऊपर और इनकी रिलेशनशिप जो अभी भी डिटेरियोरेट हो रही है। तो युद्ध तो चालू है और जोरों शोरों से चालू है, लेकिन कल के टॉक्स में ये निकल कर आया कि वो एक सीज फायर का थोड़ा सा वक्त देंगे जिससे कि बॉडीज को उठाया जा सके, मेडिकल हेल्प मिल सके। लेकिन आगे कोई रास्ता निकलेगा उसमें वो चांस कम ही है कि जल्दी से इसमें रास्ता निकलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ क्रूड हालांकि ऊपर के लेवल से गिरा है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक रशिया के ऊपर एनर्जी को लेके, क्रूड ऑयल और गैस को लेके किसी प्रकार का कोई सैंक्शन नहीं लगा है। उसके बावजूद तेल इतना बढ़ रहा है। तो उसके कारण ये हैं कि बिना सैंक्शन लगे जो अमेरिकी और जो अन्य जो कंपनियां थी वो रूस से निकल रही हैं और उनको काफी हर्जाना बाद में भरना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो ऑयल जो प्रोड्यूस करता है, जो 4.7 मिलियन बैरल रशिया क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है और 2.8 मिलियन बैरल के करीब प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करता है। तो उसके अंदर क्रूड ऑयल में ही उनकी करीब 1.5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कमी आई है, जो कल को ईरान भी अगर इसमें शामिल हो जाता है सप्लाई करने में, ये एग्रीमेंट होने का, तो भी वो 1 या 1.5 मिलियन ही ऐड करेगा। तो भरपाई नहीं होगी रूस की। और ये मैं पक्का कह सकता हूँ कि ऑयल और गैस के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएगा यूएस। क्यों नहीं लगाएगा?
कल जर्मनी के जो इकोनॉमी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे क्रूड और ऑयल और गैस के ऊपर किसी प्रकार का रशिया के ऊपर वो रोक लगाई जाए, क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी पूरी वहीं पे डिपेंडेंट है और ये पूरा जो गेम है ये यूएस सिर्फ जर्मनी को बर्बाद करने और अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। युद्ध के विमान दे सके और मिसाइल दे सके और उनको उलझाए रखे और अपना तेल अपने गैस जो बेचना चाहे, रूस जिस भाव पे उनको सप्लाई करता है जर्मनी को, उसे तिगने भाव पे रूस मतलब अमेरिका सप्लाई कर रहा है रूस को, मतलब सॉरी जर्मनी को। तो अब ये देखिए कि ये किस तरह से सेल्फिश मोटिवेशन है और जर्मनी देर सवेर उठेगा और वो शायद इस बात को मना करेगा और वो लगने नहीं देगा। तो क्रूड के ऊपर मेरे ख्याल से ये चीज देखनी चाहिए। मार्केट आज क्योंकि नीचे खुलेगा तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी लेने के लिए, वो उन लोगों के लिए जो अभी तक तरस रहे थे। तो बड़ी जब डिप आती है तो आप ऑब्वियसली थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं इंट्राडे बाद में ऊपर बेचने के लिए। हमने ये तो जान लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में कैसा है मूड मिजाज, लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में रहेगा एक्शन, पूरी लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी वरुण इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। हालात तो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे, लेकिन क्या खबरों के दम पर किसी स्टॉक में कमाई होती दिख रही है? ट्रिगर्स क्या आज के लिए? देखिए ऐसा है ना कि स्टॉक की अगर अच्छी खबर है तो नहीं चलेगा, बुरी खबर है तो ज्यादा गिरेगा। आज यही होना क्योंकि माहौल ऐसा है और कुछ नहीं। अगर माहौल ऐसा नहीं होता तो शायद स्टोरी कुछ और होती। लेकिन चलिए पहले ट्रिगर्स बता देता हूँ। नज़ारा टेक यहाँ पे बोर्ड की बैठक है, डेटा वर्क्स बिजनेस सॉल्यूशंस के शेयर होल्डर्स को शेयर जारी करने पे विचार करने वाले, तो उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा दरअसल मुंबई समेत महाराष्ट्र के 14 जिलों में आज से अनलॉक हो रहा है काफ़ी हद तक। जो बंद थे हॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, थिएटर, इसके अलावा धार्मिक स्थल, स्विमिंग पूल, ये सब 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। अभी तक कैपेसिटी जो कम थी उसको 100% के साथ खोला जाएगा। माफ़ कीजिएगा। खबरें आई है वोकार्ड की, कल बोर्ड की बैठक थी और यहाँ पे जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उन्होंने राइट इशू को मंजूरी दे दी है। 10 शेयर पे 3 शेयर दिए जाएंगे, 225 रुपये प्रति शेयर के भाव पे राइट इशू दिया जाएगा और 15 मार्च से 22 मार्च तक जो है वो राइट इशू खुला रहेगा। M&M फाइनेंस, इस कंपनी ने अपना फरवरी का अपडेट दिया है। डिसबर्समेंट जो है 44% बढ़े हैं, 2733 करोड़ पे आए हैं फरवरी में। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है 98% पे है, साल दर साल उन्हीं लेवल्स पे मौजूद है और महीने दर महीने एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, ये कंपनी का कहना है। केईसी इंटरनेशनल, इस कंपनी को 1131 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। रेलवे, सिविल और केबल कारोबार के लिए ये ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिले हैं। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आपको याद होगा लगातार इस कंपनी के खिलाफ कुछ पिछले 2 सालों से PIL और FIR दायर की जा रही थी और उसके चलते काफ़ी हद तक हमने स्टॉक की पिटाई भी देखी थी। लेकिन इसके ऊपर इस कंपनी ने अब क्लैरिफिकेशन दिया है कि सेबी ने कहा है कि कंपनी के ओवरऑल कामकाज में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी खबर है और कोई भी आरोप जो है वो साबित नहीं हुआ है। यह अपडेट इस कंपनी ने दिया है डिस्क्लोजर में। थेमिस मेडिकेयर, इस कंपनी के एक एंटीवायरल ड्रग को DCGI से मंजूरी मिली है। बेसिकली कोविड-19 के इलाज के लिए ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस कंपनी ने कल्याण में नया प्रोजेक्ट जो है महिंद्रा हैप्पीएस्ट कल्याण जो है 2 उसको लॉन्च कर दिया है। मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज, पहला डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो इस कंपनी ने लॉन्च करने का ऐलान किया है। गढ़चिरौली हैदराबाद में पहला डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो ये कंपनी लॉन्च करने वाली है। EIH प्रेस यूनिट एसेट मनेसर हरियाणा की बिक्री जो है उसको बोर्ड की मंजूरी मिली है। इस पूरे एसेट सेल से इस कंपनी को करीब 94.5 करोड़ के आसपास मिलने वाले हैं। और गैब्रियल इंडिया, HDFC AMC की स्कीम ने 2 मार्च को अतिरिक्त 2.1% हिस्सेदारी जो है वो इस कंपनी में खरीदी है। अब जो हिस्सेदारी है 7.04% से बढ़कर 9.17% हो चुकी है। ओके, चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया अब स्टॉक्स एंड न्यूज़ की वो पूरी लिस्ट दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए अब एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। ये खबर वोडाफोन आइडिया से जुड़ी है। वोडाफोन आइडिया को बोर्ड से फंड जुटाने की मंजूरी मिल गई है। क्या है पूरी डिटेल, ये बताने के लिए स्टूडियो में मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कैसे फंड जुटाने वाले हैं, ऑफ कोर्स कितनी पूंजी जुटाएंगे? बिल्कुल नेहा, देखिए काफ़ी लंबे समय के बाद फाइनली जो है प्रमोटर्स की तरफ से कुछ पुख्ता एक्शन देखने को मिल रहा है। बोर्ड ने जो है 14,500
करोड़ की जो पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी है, यानी 338 करोड़ शेयर तरह से वाइप आउट हुआ। क्या कुछ हुआ बताइए। करेक्ट। तो जैसे आप कह रही थी, कल सुबह जब हम बात कर रहे थे तो $113 पर, $115 पर ब्रेंट था। उसके बाद उछल कर दिन में ऑलमोस्ट $120 तक पहुंचा, वहां से चिंता बनी थी। कल रात थोड़ी राहत हमें मिली क्योंकि $10 की गिरावट हुई। आज सुबह देखिए फिर से कच्चा तेल ऊपर है, 113 पर ब्रेंट है, 110 पर WTI आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है, बट एलिवेटेड लेवल्स पर ही है। हमने यहाँ 110 बोले या 120 बोले, परेशानी तो उसकी होने ही वाली है। पर इतने बड़े स्विंग्स हम बहुत रेयरली देखते हैं कमोडिटी में आते हुए, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों का एक्शन बन रहा है, काफ़ी चिंता की बात होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि $120 महंगा है, तो JP मॉर्गन का अनुमान देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर रशिया यूक्रेन का वॉर और बढ़ता है, लंबे समय तक चलता है, सैंक्शंस और बढ़ते हैं, परेशानी और बढ़ती है, तो $185 का टारगेट उन्हें आते हुए दिख रहा है। तो अब तक के जो सबसे बुलिश टारगेट थे, जब 80-90 पर हुआ करता था ब्रेंट, तब 120-135 तक के टारगेट्स हमें मिले थे। 145 के लगभग का इसका ऑल टाइम हाई है, पर आज आपके सामने 185 का भी टारगेट आ गया है। अगर ये वॉर और लंबा चलता है, सप्लाई की परेशानी रहती है, तो चिंता की बात जरूर है। थोड़ी राहत आ सकती है क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील पर फाइनली थोड़ी सहमति बनती हुई दिख रही है। तो जितनी जल्दी वो डील पास होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी जल्दी ईरान का सप्लाई आ सकता है, क्योंकि ओपेक तो फिलहाल अपना उत्पादन जो सेट लिमिट है उससे ज्यादा बढ़ाने के मूड में दिख नहीं रहा है, जो हमने रिसेंटली बैठक से भी आते हुए देखा। US, जापान, इंडिया, बाकी ग्लोबल देश अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल रिलीज करने वाले हैं, तो वहां से थोड़ी राहत आएगी, बट वो बहुत ही शॉर्ट टर्म सप्लाई रिलीज होता है, उससे कुछ ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जो जब तक ये प्राइसेस कूल ऑफ नहीं रहेंगे, तब तक तो चिंता बनी रहेगी, और फिलहाल लग नहीं रहा है कि कोई बड़ा कूल ऑफ आ सकता है, अनलेस रशिया यूक्रेन पर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आता रखे। तो यहाँ पर तो आपको तेजी बरकरार दिख रही है। गोल्ड की बात करें तो अगेन कल शाम थोड़ा सुस्त हुआ था, सिल्वर थोड़ा सुस्त हुआ था। आज सुबह आप वापस खरीदारी देख रहे हैं, स्पेशली गोल्ड 1950 के लेवल के करीब आपको आते हुए दिख रहा है। तो 18 महीने के स्तर पर गोल्ड के प्राइसेस आपको दिखेंगे। मेटल्स ऑलरेडी लाइफ हाई पर हैं, और वहां पर भी सप्लाई की परेशानियां चल रही हैं। एल्यूमिनियम पर हम देख ही रहे हैं, जबरदस्त डिमांड भी है ग्लोबली, इसकी शॉर्टेज भी है, और उसके सामने अब सप्लाई की इशू आ रही है। निकल लाइफ हाई पर है, कॉपर में बड़ा उछाल आते हुए दिख रहा है, जिंक, लेड, ये सारे के सारे, पलीडियम की बात कर लें, बेस मेटल नहीं है, बट वहां पर भी आप ज़्यादा डिमांड बढ़ते हुए देख रहे हैं। एग्री कमोडिटीज़ में अगेन थोड़ा कूल ऑफ हुआ था, थोड़ा हमें लगा था कि राहत की बात आएगी, बट ऑलमोस्ट लाइफ हाई पर है। तो नेहा वहाँ से 1-2% अगर गिरता है तो उसका कुछ ज़्यादा बाजार को रिलीफ मिलता नहीं है। और इनफैक्ट आज एक रिपोर्ट और भी आई है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन कंबाइंड विश्व का 25% गेहूं का सप्लाई होल्ड करते हैं। तो अगेन वहाँ पर भी अगर ये वॉर लंबा चलता है तो एक ग्लोबल गेहूं की शॉर्टेज पर आप इस समय इंतजार कर रहे हैं। तो अगेन चिंता की बात है, लग नहीं रहा है, स्पेशली जिस तरह से आज सुबह के अपडेट्स लग रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर के, कल शाम की बातचीत के बाद के लग रहे हैं कि कोई इमीडिएट राहत आने वाली है, और उसी पर कमोडिटी बाजार भी काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने यही देखा। इनफैक्ट जब आप बात कर रहे थे दीपांशु, तब मैं ये चेक कर रही थी कि सीबॉट पर जो गेहूं है वो $12 के लेवल को पार कर गया। मतलब 15 साल के नए हाइज अब हम बनते हुए देख रहे हैं। खाने के तेल तो वैसे ही रिकॉर्ड स्तरों पर है, और तिलहन की भी बात कर ले, मक्का या उनसे रिलेटेड खाने पीने की जितनी चीजें हैं वो अब महंगी होती हुई दिख रही। तो क्लियरली खाद्य महंगाई दर का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो अपडेट रखने के लिए। चलिए अब एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है, ऐसे बाजार में कमाई किस प्रकार होगी, इस पर हम बात करेंगे। और SMC ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग। बताइए एनर्जी स्पेस में कच्चे तेल, नेचुरल गैस, क्या किया जाए? नेहा, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से जिस तरीके की स्थिति है यहाँ पे, हर डिप पे बाय की स्थिति है, और जो जैसे जैसे सैंक्शंस इंटेंसिफाई होंगे, वॉर इंटेंसिफाई होएगा, वैसे वैसे जो प्राइसेस हैं वो अपसाइड जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोनों ही कमोडिटी में, क्योंकि अब यूरोप की चिंता बढ़ रही है नेचुरल गैस को लेके, तो नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि अब ज्यादा ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने एनर्जी पैक में अपसाइड आता हुआ देखा है। क्रूड को बाय करके डेफिनेटली यहाँ पे चलना होगा, 84.50 पे 86.50 का टारगेट रखना होगा, एक छोटा टारगेट, और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 83.50 का। लेकिन अगर नेचुरल गैस की बात करूँ तो नेचुरल गैस से मुझे ज्यादा हायर साइड लग रहा है। अगर आज की बात करूँ 370 से ऊपर ये कमोडिटी अगर स्टेबल होती है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एक बार 405 या 410 तक के जो लेवल्स हैं वो भी यहाँ पे नेचुरल गैस में आता हुआ देखे। तो मेरे ख्याल से दोनों ही कमोडिटी में यहाँ पे बाइंग की स्थिति रहेगी। हो सकता है कि थोड़ा सा हम यहाँ पे गैप अप ओपनिंग आता हुआ देखे, मार्केट थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो बाइंग करने की यहाँ पे दोनों ही कमोडिटी में सलाह रहेगी। और मेरे ख्याल से ईरान डील यहाँ पे जैसे होता है तो एक नी जर्क रिएक्शन
4 से $5 तक का क्रूड। मुझे आपको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, चंद सेकंड्स के लिए, क्योंकि इस वक्त की बिग ब्रेकिंग हमारी स्क्रीन पर आ रही है। हमने शो की शुरुआत में ही आज एक बिग ब्रेकिंग अपने दर्शकों के सामने रखी थी कि किस प्रकार से रशिया की सेना की तरफ से हमने यूक्रेन के बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि सिर्फ यूक्रेन का नहीं पूरे यूरोप का और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पर हमने हमला होता हुआ, फायरिंग होते हुए देखी। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से जो बयान निकल कर आ रहे हैं वो ये कि न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन के कोई सबूत नहीं है। याद रखिए, जब कभी भी न्यूक्लियर प्लांट में कोई हादसा होता है, तकनीकी गड़बड़ियां होती हैं या ऐसे हमले होते हैं, सबसे पहले यही खतरा होता है कि कहीं रेडिएशन लेवल है, वहां रेडिएशन लीकेज तो नहीं देखने को मिली है कि किसी तरह की आप कह सके कि दूसरी यहां पर त्रासदी सामने ना निकल कर आ जाए। तो फिलहाल रिलीफ की बात यह है कि IAEA इन्होंने फिलहाल यही बताया है कि रेडिएशन स्तर में, रेडिएशन लेवल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है और वो रेडिएशन लेवल को लगातार वॉच कर रहे हैं। तो यहां पर हमारी नजर रहने वाली है, लेकिन एक तरह से ये राहत की खबर है कि फिलहाल रेडिएशन लीकेज की या रेडिएशन स्पाइक की किसी भी प्रकार की खबर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती हुई नहीं दिखाई दी है। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर। चलिए वंदना हमारे साथ है। वंदना, आपने बता तो दिया कि एनर्जी स्पेस में क्या करना है, कच्चे तेल में क्या करना है, सोने चांदी में जरा बताइए। कल थोड़ा सा कूल ऑफ था, फिर से $1950 के पास। घरेलू बाजार में क्या रणनीति होगी सोने चांदी में? मुझे यहाँ पे लग रहा है नेहा, बाइंग में ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे अपसाइड दिखा रहा है और यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग जहाँ भी हो वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो या गोल्ड हो या सिल्वर हो। तो मेरे ख्याल से बेस मेटल में जो अपसाइड है वो भी यहाँ पे सिल्वर में थोड़ा सा अपसाइड देगा। तो यहाँ पे गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 51,700 के करीब बाइंग करनी चाहिए। छोटा सा टारगेट रखना होगा 52,000 का यहाँ पे, क्योंकि अगले हफ्ते फिर हो सकता है कि फेड के स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रेट का भी टाइम आ रहा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आए। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 51,550 का। लेकिन सिल्वर ऐसी कमोडिटी है नेहा जहाँ मुझे लग रहा है कि ज्यादा जंप यहाँ पे आ सकता है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम 68,500 से 69,000 तक के प्राइसेस भी आता हुआ देखें। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स में उसमें जो पोजिशनल ट्रेड है वो लेके यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। हमने सुबह सुबह देखा किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक भारी भरकम फॉल, भारी भरकम करेक्शन देखने को मिला और सीधा सीधा असर हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में जो युद्ध है 9वें दिन पर अब पहुंच चुका है और उसमें जो डेवलपमेंट्स निकल कर आ रहे हैं उसने क्लियरली मार्केट को डरा कर रखा है। SGX निफ्टी 16,300 के नीचे 216 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है और डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भी हम कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह का बड़ा फॉल आज हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आते हुए देखा है, जरा बताइए हमारे मार्केट के लिए कैसे क्यूज हैं, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। देखिए, क्लियर कट हमने देखा कि वॉलेटिलिटी जो है वो बाजार में कम होने का नाम नहीं ले रही है और आज के ग्लोबल जो नेगेटिव क्यूज हैं, इससे पहले कल के सेशन में भी ऑलरेडी हमने देखा कि बाजार की जो शुरुआत थी भारतीय बाजारों की वो एक पॉजिटिव नोट पर हुई, लेकिन शुरुआती मिनटों से ही बाजार में एक दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट निफ्टी बैंक हाईएस्ट लेवल से लगभग 1000 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेशंस क्लियर है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ऑन द टॉप ऑफ दैट एफआईज की तरफ से जो सेलिंग है वो भी अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी अभी शायद नियर टर्म में हो सकता है आने वाले 1 से 2 दिनों में और देखने को मिले। अब जहाँ तक लेवल्स की अगर नेहा की बात है तो क्लियरली जब से हमने 16,800 का स्तर निफ्टी पर तोड़ा है, कंफर्म्ड है कि जो हमारी जो करेक्शन है हम अभी उस करेक्शन में ही हैं और अभी किसी तरह के ट्रेंड रिवर्सल या बॉटमिंग आउट के साइंस विजिबल नहीं है। अगर मैं फ्रंट लाइन इंडाइसिस की बात करता हूं तो पिछला प्रीवियस स्विंग लो 16,200 के आसपास था, जिसके आसपास मुझे लगता है आज फिर से एक बार बाजार की शुरुआत हो सकती है। तो बाजार खुलने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाजार को समय देना चाहिए, क्योंकि एक बार हम ऑलरेडी 16,200 के लेवल्स टेस्ट कर चुके हैं। तो हो सकता है थोड़ी सी बार्गेन हंटिंग या बार्गेन बाइंग या जो ट्रेडर्स जो कल से अपना शॉर्ट पोजीशंस बनाकर गए हैं वो शायद शुरुआती गैप डाउन के साथ कुछ मुनाफा वसूल करने की कोशिश करें। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर 16,200 के नीचे बाजार रुकता है, बना रहता है और मोर इम्पोर्टेंटली अगर वीकली क्लोज 16,200 के नीचे आता है तो नेहा जी मुझे लगता है कि जो वीकनेस है ये और एक्सटेंड हो सकती है और जो इवेंचुअल हम जो बड़ा टारगेट इस करेक्शन का निफ्टी के लिए लेकर चल रहे हैं लगभग 15,500 तक के लेवल्स, उसकी तरफ हम इवेंचुअली अगले हफ्ते में जाते हुए बाजार को गिरता हुआ देख सकते हैं। निफ्टी बैंक ऑन द अदर हैंड एक ज्यादा वीक इंडेक्स उभर कर आ रहा है पिछले कुछ दिनों में और कल पहली जो गिरावट के संकेत थे वो उसी इंडेक्स में आते हुए नजर आए थे। 35,000 जहां पर 2 बार इस इंडेक्स ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, उस इंडेक्स उस लेवल के नीचे इंट्राडे ही निकलना एक अर्ली साइन ऑफ कॉशन था
और मुझे लगता है आज के सेशन में यहाँ पर एक और जो गिरावट है वो शायद ज्यादा एक्सटेंड होती हुई नजर आए कंपेयर टू निफ्टी। मेरा जो लेवल्स वॉच करूंगा वो 34,300 34,400 का पहला लेवल होगा और उसके नीचे 33,900 तक का नेक्स्ट लेवल है जो निफ्टी बैंक में आता हुआ नजर आ सकता है। ऑन द अदर साइड अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक में आज एक बात करता हूं तो मुझे लगता है कि आईटी एक बड़ी करेक्शन से गुजर चुका है। आज की गिरावट के बाद आईटी में कुछ मेजर स्टॉक्स जैसे कि टेक महिंद्रा, इन्फोसिस या मिड कैप आईटी में जैसे एम्फेसिस, एलएनटी टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज, ये एक सेक्टर है जहां पर आपको गिरावट में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है। और मोर इम्पोर्टेंटली एल्यूमिनियम में जिस तरह के इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी है, आज भी 7% तेज है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम से जुड़े स्टॉक्स नैल्को, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स में आपको खरीदारी शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आपको लॉन्ग साइड जाना है तो ये सेक्टर हो सकते हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। पॉइंट टेकन हिमांशु, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहां कमाई के मौके आज के मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि रूस यूक्रेन किस तरह से पूरे मार्केट्स को दहलाकर रखा हुआ है, महंगाई की आग भड़कती हुई दिख रही है, लेकिन एग्जैक्टली रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पर कितना असर होगा ये समझाने के लिए स्टूडियो में वरुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, जरा बताइए, हम ये तो देख ही रहे हैं कि मार्केट का कितना बुरा हाल है, कमोडिटी मार्केट भागे हुए हैं। भारत के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी को लेके, ट्रेड को लेके इसके क्या मायने हैं? देखिए, डायरेक्टली तो हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ज़्यादा ट्रेड हम रशिया हो या यूक्रेन हो इनके साथ करते नहीं है। कुल अगर ट्रेड आप ले ले तो यूक्रेन तो छोड़ दीजिए, रशिया को अगर आप देख ले तो कुल हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करीब 1.5 से 2% के आसपास जो है वही रशिया के साथ होता है, तो ज़्यादा हमें होता नहीं है इम्पैक्ट। लेकिन इसका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है ना वो काफ़ी बड़ा है। एक तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कच्चे तेल में उबाल देखने मिला है तो उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है, नेचुरल गैस उसके चलते कहीं ना कहीं बड़ा है, उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। रशिया तो पूरे यूरोप को नेचुरल गैस सप्लाई करता है। इनफैक्ट ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो कच्चा तेल और नेचुरल गैस दोनों में रशिया का बड़ा दबदबा है और इसके लिए आप देख रहे हैं कि नेचुरल गैस और कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है क्योंकि हम तो 80 से 85% के आसपास का कच्चा तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं और क्योंकि हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं और पेमेंट करते हैं डॉलर में, तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो रुपये पे भी होता है, तो इस तरह का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी कमोडिटीज़ है जो कि हम रशिया या यूक्रेन से इंपोर्ट करते थे या तो फिर हम इंपोर्ट करते थे और उसमें बड़ा हिस्सा जो है ग्लोबली रशिया और यूक्रेन का रहता था। सबसे पहले सनफ्लावर को देख लीजिए, भारत में करीब 20% के आसपास का सनफ्लावर जो है वो इंपोर्ट होता है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि कुल इंपोर्ट में से 70 से 75% जो है वो यूक्रेन से और बाकी जो है वो रशिया से होता था, यानी कि कुल सनफ्लावर इंपोर्ट में से करीब 80 से 90% के आसपास जो है वो रशिया और यूक्रेन से होता था, तो इसका इम्पैक्ट देखने में लगा। स्टॉक्स पर अगर आप देखेंगे तो मेरिको ये कंपनी है जिसके कुल रॉ मटेरियल खर्च में से 5 से 8% जो है वो सनफ्लावर पे खर्च होता है। अगला है गेहूं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि गेहूं के दाम इंटरनेशनल मार्केट में रोज 8-10% बढ़ते जा रहे हैं और वो इसलिए है क्योंकि रशिया जो है वो गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और यूक्रेन जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट्स में दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि इंडिया में क्योंकि कहीं ना कहीं हम तो इंपोर्ट करते नहीं है गेहूं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो होगा। तो ब्रिटानिया, नेस्ले, इन पे आपको नजर रखनी है क्योंकि ब्रिटानिया के कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट में से 25% जो है वो गेहूं का रहता है और नेस्ले के कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट में से 10% के आसपास जो है वो गेहूं का है। अगला है बार्ले। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन जो है बार्ले का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और दुनिया का करीब 18% के आसपास का बार्ले जो है वो केवल यूक्रेन से आता है। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज पे देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल बनाने वाली कंपनियां जो है उनके कुल रॉ मटेरियल खर्च में से 30% जो है वो केवल बार्ले का होता है और यूनाइटेड बेवरेज ये वो कंपनी है जो कि अल्कोहल में काफ़ी बड़ा काम करती है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको नजर रखनी है। अगला है पाम ऑयल। क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो पाम ऑयल पे भी होता है और हमने देखा है कि किस तरह से पाम ऑयल के दाम बढ़ने के चलते साबुन बनाने वाली कंपनी को दिक्कत हुई थी और खासकर HUL, ज्योति लैब्स ये वो कंपनियां हैं, गोदरेज कंज्यूमर्स, इनके कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट में 20% पाम ऑयल का रहता है, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। ओके, यानी कि ऑल इन ऑल जितने भी कंजम्पशन बेस्ड एरियाज हैं वहां पर कमोडिटी की महंगाई की आग भड़कने का खतरा बन जाता है। चलिए अब वक्त हुआ है FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का। चलिए आशीष मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म से कहां पर आज कमाई होती हुई दिख रही है? देखिए, सबसे पहले वोडाफोन आइडिया, इसकी बात भी हमने थोड़ी देर पहले की थी, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखिए तो नोमेरा का व्यू नहीं बदला है।
अभी भी रिड्यूस की रेटिंग दे रहे 8 रुपये के लक्ष्य लिए। मान रहे कि प्रमोटर की तरफ से जो है 4,500 रुपये इन्फ्यूज़ कर दिए गए हैं। प्रीमियम पे हो रहा है, ये पॉजिटिव है, लेकिन रिवाइवल के लिए जो है सफिशिएंट नहीं है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर नजर रहेगी। इंटरग्लोब एविएशन लगातार रिपोर्ट्स आ रही है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2795 रुपये के लक्ष्य के लिए। बायोकॉन पर भी नजर रखेगा। बायोलॉजिक्स कारोबार का अधिग्रहण किया, इसके बाद जो है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 340 जो है कल की क्लोजिंग है, 465 का लक्ष्य दे रहे हैं। बजाज ऑटो पर अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 4270 के लक्ष्य के लिए। और टीवीएस मोटर्स पर भी देखें तो गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, 586 की क्लोजिंग है, 640 का लक्ष्य दिया है। और हीरो मोटोकॉर्प ये भी एक ऐसा ऑटो स्टॉक है जो आपके रडार पर रहना चाहिए। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने जो है बिकवाली की राय दी है 2080 रुपये, यानी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया है। और क्रेडिट स्विस भी अगर आप देखें तो ज़्यादा बुलिश नजर नहीं आ रहे, हालांकि टारगेट प्राइस इनका ऊपर का 3094 का, लेकिन जो रेटिंग है वो न्यूट्रल की इन्होंने जो है बरकरार रखी है। ओके, तो ये वो स्टॉक्स है जिन पर FII ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट रखी आपके सामने। शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो रिपोर्ट डिटेल में दर्शकों को बताने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, मुझे दीजिए इजाजत।